हम लोग अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये एज्यूम किया जाता है कि सारा का सारा चार्ज कहाँ है? इनफाइनाइट पर। क्या है? इनफाइनाइट पर। और हम लोग जैसे कोई आदमी खत्म हो जाता है तो कहाँ चला जाता है? भगवान के पास। यानी कहाँ चला जाता है? इनफाइनाइट। भगवान को जिस तरह से हम नहीं देखे हैं तो इनफाइनाइट को भी नहीं। तो जहां जो चार्ज है तो कहाँ है वो? इनफाइनाइट पर। और किसी भी फील्ड में, पहले तो बल्कि ये समझने की कोशिश करिए कि किसी भी फील्ड में अगर कहीं चार्ज लाया जाता है तो वी विल हैव टू डू वर्क। क्या? वी विल हैव टू डू वर्क। और जो वर्क होता है यूनिट चार्ज लाने में, दैट वर्क इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बल्कि थोड़ा और समझने की कोशिश करें। एक चीज जो हम अवॉइड कर रहे थे लेकिन वो समझ ही लीजिए बगैर से, ये कूलम्स लॉ है। जो चार्ज की यूनिट है वो एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने कूलम्स लॉ। और कूलम्स लॉ ये कहता है कि कहीं भी कोई दो चार्ज अगर हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? और जो रिपेल करते हैं तो रिपल्सिव जो फोर्स होता है इन चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होगा कि चार्ज जितना ज्यादा होगा ये फोर्स उतना ही ज्यादा लगेगा। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी F जो है K Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर होता है। साथ में यहाँ ये भी है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं यानी प्लस और प्लस, वे एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। क्या करेंगे? और जो अनलाइक चार्जेस होंगे प्लस और माइनस, वे क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो हम यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बात करने वाले हैं, उसके थोड़ा पहले हमें बात करनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि ये रूम हमारी फील्ड है। क्या है ये? हमारी आवाज जो है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी ये आवाज कम होती है। जितना ही आप दूर जाओगे आवाज नहीं आएगी। तो अगर कहीं कोई चार्ज रखा हुआ है और चार्ज पर जो फोर्स लगता है, कोई भी दूसरा चार्ज आएगा तो ये चार्ज उसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। क्या करेगा? अगर वो पॉजिटिव है। अगर कहीं मान लीजिए चार्ज दूसरा है, ये इसको रिपेल कर रहा है तो आप अगर इसको इस तरफ लाओगे तो क्या होगा? वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पुश करना पड़ेगा। जैसे कोई आप पीछे से कोई दरवाजा पकड़े हुए तो आप उसको पुश करोगे तभी तो आगे जाएंगे, वर्क करोगे। तो यहां पर मान लेते हैं कि ये चार्ज कहां था? पहली चीज क्या है कि कोई भी चार्ज अगर Q है तो इसके अराउंड कोई भी दूसरा चार्ज लाओगे तो ये उसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। क्या करेगा? अगर वो पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव होगा तो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। मतलब कोई भी चार्ज अगर है तो उसके सराउंडिंग्स में अगर कोई दूसरा चार्ज आप लाओगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और वो वर्क जैसे जैसे आप पास आते जाओगे तो इस पर फोर्स ये बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे दूर जाएंगे तो कम होता जाएगा। इनफाइनाइट पर क्या हो जाएगा जी? मान लीजिए कोई भी चार्ज है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? और वहां पर कोई चार्ज आप Q लाते हैं, कहां से लाएंगे? इनफाइनाइट। क्या? लेट
work done in bringing Q charge from infinite इस क्या है W। तो कहाँ लाया जा रहा है? ये किसी की फील्ड में हम इस Q की बात कर रहे हैं। ये कोई चार्ज था, उसकी वजह ये फिक्स है चार्ज, इसकी वजह से फील्ड है। अब इसकी फील्ड में कोई इनफाइनाइट से क्यू चार्ज आप लाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ दिस चार्ज, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज जो होगा फ्रॉम इन्फिनिटी वो क्या होगा? W अपॉन Q। और इसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हाउ वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? पहली चीज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो इसका मतलब कोई चार्ज पहले से है। क्या ये कोई चार्ज, और ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। क्या करेगा? और रिपेल करने में आपको वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वो जो वर्क अगर Q चार्ज के लिए W है, तो यूनिट चार्ज के लिए इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क होगा, दैट वर्क इज कॉल्ड क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। थोड़ा हायर लेवल पर एक टर्म है, लेकिन हमें समझना है। पहली चीज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ये डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज। ये चार्ज कौन सा है? Q। ध्यान रखना, Q कैपिटल कौन सा है, स्मॉल कौन सा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज Q इज स्पेस अराउंड इट। क्या? स्पेस अराउंड इट इन विच इट कैन अट्रैक्ट और रिपेल another charge। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज इज इक्वल टू क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज Q इज क्या है? स्पेस अराउंड इट। क्या है? इन विच इट कैन अट्रैक्ट और रिपेल अनदर चार्ज। यहां पर कोई चार्ज Q है, तो इसके अराउंड में दूसरा चार्ज होगा, जैसे ही लाओगे तो ये रिपेल करेगा, और जहां तक ये फोर्स रिपेल कर सकता है वहां तक इसकी फील्ड है। जैसे हमारी फील्ड कहां तक है? जहां तक हम चिल्ला के अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं। ये बात समझ आ गई? और लेट वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q चार्ज क्या है? W। लेट वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी इज W। देन वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज क्या हो जाएगा? W अपॉन Q। तो V इक्वल टू इसको हम क्या कहेंगे? W अपॉन Q। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अब अगर हम डिफाइन करना चाहें, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद क्या? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या? Electric potential of a point in an electric field is equal to the amount of work done in bringing unit charge from infinite। Electric potential of a point in an electric field is equal to the amount of work done in bringing unit charge from infinite to that point। और इसके बाद let work done in bringing Q चार्ज क्या है? W। तो work done in bringing unit चार्ज क्या हो जाएगा? W upon Q। इसका मतलब V क्या हो जाएगा? W upon Q। and the SI unit क्या? the SI unit of
electric potential, the SI unit of electric potential is volt, और क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम। इसका देखिए क्या है, जूल अपान क्या हो जाएगा, कूलम, यानी जूल पर कूलम हो सकता है, या हम इसको सीधा सीधा क्या कहते हैं, वोल्ट। इसमें बेटा हमने जो बात करी है, जो हम समझाए हैं, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताए हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस तभी समझ में आएगा जब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझे हुए हो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमने एक दो चीजें भी बताई हैं कि पहली चीज कि कोई दो चार्ज अगर एक दूसरे के पास हैं तो वे एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये चार्जेस डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं, लेकिन अगर चार्जेस का नेचर सेम होगा, प्लस प्लस होगा तो रिपेल करेंगे, प्लस माइनस होगा तो अट्रैक्ट करेंगे। हमने कहा अगर कोई चार्ज है तो इसके नियर बाई कोई दूसरा चार्ज लाओगे, यू विल हैव टू डू वर्क। मान लीजिए इनफाइनाइट से कोई चार्ज क्यू लाते हैं, लेट वर्क डन इन ब्रिंगिंग क्यू चार्ज इज डब्ल्यू, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज क्या होगा, डब्ल्यू अपॉन क्यू। और यूनिट चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट तक लाने में जो वर्क होगा दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और होगा क्या, यूनिट चार्ज लाने में डब्ल्यू बाई क्यू, तो वी हो गया डब्ल्यू बाई क्यू, डब्ल्यू का यूनिट जूल और ये कूलम, जूल पर कूलम, लेकिन इसको हम वोल्ट भी कहते हैं, एसआई यूनिट है। हम लोग अब बात करेंगे क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि आपके कोर्स में है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आपके कोर्स में है। इसको भी V से ही डिनोट करते हैं, और डिफाइन कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन, क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस V, यहां ये भी लिख दें बिटवीन, क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस V बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट है, कहीं नहीं कहीं भी है तब नहीं वर्क हो जाएगा, लेकिन अगर कहीं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में बता रखा है स्पेस अराउंड ए चार्ज, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस V बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन, क्या, द अमाउंट ऑफ work done in bringing unit charge, unit मतलब 1, unit charge from one point to another point। क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस V बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से 2 पॉइंट। यह याद रखिएगा, कभी इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइन डिनोट किया जाए, इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइन डिनोट किया जाए, तो ये किसको डिनोट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को, वो भी यूनिफॉर्म। तो अगर कोई ये पॉइंट
यहाँ पर A है और ये पॉइंट क्या है, B है। तो जब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चार्ज को ले जाएंगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो लेट वर्क डन इन मूविंग Q चार्ज फ्रॉम B टू A इज W। क्या है? A से B तक Q चार्ज को ले जाने में जो वर्क है वो क्या है, W है। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज जो होगा वो क्या हो जाएगा, W अपान क्या हो जाएगा, और इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और इसकी यूनिट होगी जूल पर कूलम, या हम इसे क्या कहेंगे, वोल्ट। कुछ आप समझ में आया क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस V between 2 points in an electric field is equal to the amount of work done in bringing unit charge from one point to another point। 1 का मतलब यहाँ ये 1 लिखा हुआ है। Q चार्ज ले जाने में क्या वर्क है, W। तो यूनिट चार्ज ले जाने में कितना वर्क है, W बाई Q। हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में जो हम लोगों ने किया हुआ है, एक तो एडिशन ऑफ वेक्टर किया हुआ, इस तरह से किया गया था। एडिशन ऑफ वेक्टर की डिफिनेशन पर ही बेस्ड था। दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड दे फॉलो सर्टेन लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन सच एज लॉ ऑफ ट्रायंगल, and law of parallelogram, लॉ ऑफ ट्रायंगल आप जान रहे थे कि क्या था, टू वेक्टर क्वांटिटीज कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। If two vector quantities can be represented in magnitude and direction taken in such a way that they are in the same direction, या ये कहने फर्स्ट के हेड पे सेकंड का टेल है, then the third side of the triangle taken in opposite order will be the resultant, that is sum of these two। उसके बाद हम लोगों ने पैरेललोग्राम किया था कि two vector quantities can be represented in magnitude and direction by the two adjacent sides of a parallelogram, then that diagonal which passes through their point of intersection will represent the resultant of these two। यानी जो डायगोनल जो ए वेक्टर के साथ एंगल बनाएगा वो उसकी डायरेक्शन होगी रिजल्टेंट की, और जो इसकी लेंथ होगी वो उसका मैग्नीट्यूड होगा। वेक्टर में दो ही चीज़ें होंगी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। और इसका रिजल्ट ये आ गया था कि R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, where theta was angle between A vector and B vector। theta was angle between A vector and B vector। और इनके कुछ पर्टिकुलर केसेस किए गए थे, और पर्टिकुलर केसेस में ये था कि थीटा 0 था तो R क्या था, A प्लस B था, और सेकेंड केस में थीटा अगर 180 था तो यहाँ पर R की वैल्यू A माइनस B थी when A इज ग्रेटर देन B, और ये वैल्यू B माइनस A हो जाएगी when B इज ग्रेटर देन A। थर्ड केस ये था कि अगर थीटा 90 डिग्री है तो R की वैल्यू √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इस पर बेस दो न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने किए भी थे, आज कुछ और न्यूमेरिकल्स किए जाएंगे, इसलिए मैंने लिखा हुआ है। इसके बाद हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज किया था, subtraction of two vector quantities। इसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई A वेक्टर है और दूसरा B वेक्टर है तो B वेक्टर की डायरेक्शन को अपोजिट करके आप इसमें सीधा ऐड कर दें माइनस B वेक्टर, तो दिस वाज द रिजल्टेंट, दिस वाज द
आर डैश क्या था, रिजल्टेंट था। आर डैश क्या था, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, यानी आर डैश वेक्टर जो था वो क्या था, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर था। और इसका मैग्नीट्यूड के लिए आप इस तरह से किए हुए थे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, इस पर भी एक नियम। फिर हम लोगों ने बात करा था कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज। अगर कोई दो वेक्टर्स हैं, इनका हमें स्केलर प्रोडक्ट लेना है और इनके बीच में एंगल क्या है, थीटा है, तो ये था कि ए स्केलर प्रोडक्ट बी क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। और इसमें हम लोगों ने ये भी कर रखा था कि अगर कहीं आई डॉट आई आ जाए या जे डॉट जे आ जाए और या के डॉट के आ जाए, आई जे के यहाँ पर क्या है, यूनिट वेक्टर्स एलॉन्ग एक्स वाई जेड एक्सिस। तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के क्या था, 1 था। लेकिन आई स्केलर प्रोडक्ट जे या जे स्केलर प्रोडक्ट आई ये था 0, और जे स्केलर प्रोडक्ट के या के स्केलर प्रोडक्ट जे, क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही थी, के स्केलर प्रोडक्ट आई या आई स्केलर प्रोडक्ट के। फिर हम लोगों ने देखा था कि ए वेक्टर अगर दिया हुआ है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और बी वेक्टर दिया हुआ है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के, तो इससे ए जो स्केलर प्रोडक्ट बी था वो क्या था, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड। और ये इसलिए हो जा रहा था क्योंकि ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई तो 1 होगा, लेकिन ए एक्स बी वाई आई डॉट जे 0 हो जाएगा, ए एक्स बी जेड आई डॉट के 0 हो जाएगा, ए वाई बी एक्स जे डॉट आई 0 हो जाएगा, ए वाई बी वाई जे डॉट जे 1 हो जाएगा, ए जेड बी जेड के डॉट के 1, बाकी सारा 0। इसके बाद हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट को ही हम लोग डॉट प्रोडक्ट बोलते थे। स्केलर प्रोडक्ट कहें या डॉट प्रोडक्ट कहें, क्योंकि इसे हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से अगर बात करें वेक्टर प्रोडक्ट की, तो वेक्टर प्रोडक्ट में अगर ए वेक्टर दिया हुआ है और दूसरा बी वेक्टर दिया हुआ है और ए और बी के बीच एंगल क्या है, थीटा है, तो ये हम लोगों ने पिछली क्लास में किया था कि ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एंड यूनिट वेक्टर व्हिच विल बी नॉर्मल टू ए एज वेल एज। आप अगर राइट हैंड लें और फिंगर्स को ए से बी की तरफ कर्ल करें, तो जो स्ट्रेस थंब है इस इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। लेकिन अगर हमें बी क्रॉस ए लेना हो तो याद रखिएगा, हमें जो फिंगर्स होगा वो बी से ए की तरफ लेना होगा, तो थंब डाउनवर्ड जाएगा। तो यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है, बी क्रॉस ए इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी। जैसा कि यहाँ पर ए डॉट बी जो होता है वो बी डॉट ए के बराबर होता है, तो स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव बट वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, क्योंकि ये इक्वल नहीं होता है, माइनस साइन। यहाँ पर अगर हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर आई मान लें, वाई एक्सिस के लॉन्ग जे मान लें और जेड एक्सिस के लॉन्ग के ले लिया जाए, तो आप देख सकते हैं कि आई क्रॉस प्रोडक्ट आई या जे क्रॉस प्रोडक्ट जे या के क्रॉस प्रोडक्ट के, ये क्या था, 0 था। लेकिन आई क्रॉस प्रोडक्ट जे, आई क्रॉस प्रोडक्ट जे जो था वो के आ जाता है, क्योंकि इसके बीच एंगल 90 होगा, साइन 91 होता है, 1 1 साइन 90 एंड यूनिट वेक्टर व्हिच इज नॉर्मल टू ए एज वेल एज बी। तो आई है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, जे है वाई एक्सिस के लॉन्ग, दोनों पर नॉर्मल होती है, जेड एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है के है। तो यहाँ पर के जे क्रॉस आई जो होता है ये माइनस के वेक्टर टाइम एक्सप्लेन किए थे, ये माइनस क्यों होता है। अगर अल्फाबेट जैसे हैं आई जे के तो उसमें प्लस रहेगा, आई क्रॉस जे के क्रॉस जे आई, लेकिन अगर उस अपोजिट ऑर्डर में है तो माइनस हो जाएगा। तो जे क्रॉस के क्या होता है, आई, और या के क्रॉस जे जो होगा वो माइनस आई। के क्रॉस आई क्या होगा, जे, लेकिन आई क्रॉस के जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस।
ये हम लोगों ने किया हुआ था। और अब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट और फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे जो डिफरेंट कंडीशंस में पूछा गया है। इसमें अगर हम बात किया करें कि ए वेक्टर कोई दिया हुआ है जिसका एक्स कंपोनेंट ए एक्स है, आई यूनिट वेक्टर, वाई काउंट ए वाई, जे यूनिट वेक्टर प्लस ए जेड के यूनिट वेक्टर है, और बी वेक्टर जो है बी एक्स आई प्लस क्या हो बी वाई जे प्लस बी जेड के। तो ए क्रॉस प्रोडक्ट बी जो हमने बताया था, एक तो ये है कि आप ये मल्टीप्लाई करें 1 by 1, ए एक्स बी एक्स आई क्रॉस आई 0 हो जाएगा, ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे के हो जाएगा, ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के माइनस जे हो जाएगा, ए वाई बी एक्स जे क्रॉस आई माइनस के हो जाएगा, ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे 0 होगा, ए वाई बी जेड जे क्रॉस के प्लस आई होगा, ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई माइनस जे हो जाएगा क्योंकि आई क्रॉस जे के होता है, सॉरी के क्रॉस आई प्लस जे होगा, और ए जेड बी वाई के क्रॉस जे जो होगा वो माइनस आई होगा, ए जेड बी जेड के क्रॉस के। इसको इस तरह से कैलकुलेट करने में आपको टाइम लगेगा। अगर डिटरमिनेंट मेथड से करें तो आप याद रखिएगा, आप आई जे के लिख लीजिए और फिर उसके बाद ए एक्स ए वाई ए जेड बी एक्स बी वाई बी जेड, जो IIT या जेईई मेन के बच्चे हैं उनके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है कि डिटरमिनेंट करते रहें। नीट के भी बच्चे समझ लें, ये मेथड आसान है। ये आई, जब आई का कोफिशिएंट हम लेते हैं तो ये कॉलम ए रो और ये कॉलम छोड़ दिया, तो क्या बचा, इसको क्रैमर्स रूल से ए वाई बी जेड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन माइनस बी वाई ए जेड हो। आप 1 by 1 मल्टीप्लाई करें तो आप देख रहे थे आई की 2 टर्म्स आ रही थी। फिर यहां पर हम माइनस साइन लगाएंगे अपने यहां, क्योंकि -1 की पावर नंबर ऑफ रो एंड कॉलम अगर इसका देखें तो इसके लिए तो 1 + 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, इवन आता है तो -1 की पावर इवन प्लस हो जाती है। लेकिन इसके लिए -1 की पावर होगा क्या 1 + 2 सेकेंड कॉलम है तो ऑड आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और जे का कोफिशिएंट क्या होगा, ये कॉलम और ये छोड़ दें तो क्या आएगा ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, और प्लस के यूनिट वेक्टर जब हम लेंगे तो के यूनिट वेक्टर क्या आएगा, ये कॉलम और ये रो छोड़ दें तो आ जाएगा क्या ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। तो कोई दो वेक्टर्स अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया हुआ है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो आता है वो ये आ जाता है। हम दे रहे हैं कि इफ टू वेक्टर्स आर गिवन बाय, ये क्वेश्चन है, if two vectors are given by a vector is 2i plus j minus 3k, b vector I plus 2j minus k vector, find unit vector which is normal to a vector as well as b। मतलब क्या है कि जो हमें न्यूमेरिकल दिया हुआ है वो इस तरह से दिया हुआ है कि यहाँ दो वेक्टर्स दिए गए हैं 2i plus j minus 3k और i plus 2j minus k। आपको वेक्टर निकालना है इस तरह से कि दो कंडीशंस हैं कि वो यूनिट वेक्टर हो और इन दोनों पर क्या हो, नॉर्मल। तो यहाँ आपको करना क्या है, आपको सिंपली पहले तो हम अगर a क्रॉस b निकाल लें तो आपको पता है कि a क्रॉस b वो वेक्टर होगा
जो ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। और कैसे निकालेंगे? वही आई जे के और ए एक्स ए वाई ए जेड क्या हो जाएगा? 2 1 और -3, 2 1 और -3, 1 2 और -1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप जानते हैं कि आई का कोफिशिएंट हमें लेना है जब, तो क्या लिखना है? ये कॉलम और ये रो छोड़ देना है, तो 1 × 1 -1 और फिर माइनस आप -3 × 2 -6 हुआ, लेकिन -1 लगाना है तो ये +6 हो जाएगा। फिर माइनस अपने तरफ से लिखना है जे, और जे का जब कोफिशिएंट लिखेंगे तो आप ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, 2 × -1 यानी क्या हुआ? -2, 2 × -1 क्या हुआ? के सॉरी जे का कोफिशिएंट लिख रहे हैं, तो 2 × -1 क्या हुआ? -2 और फिर क्या हो जाएगा? माइनस आप -3, 1 × -3 इज -3 और एक माइनस लगाना है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +3। याद रखिएगा 2 × -1 और माइनस माइनस प्लस। और फिर जब हम k लिखेंगे, k यूनिट वेक्टर, तो k का कोफिशिएंट क्या आएगा? ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, तो 2 × 2 4 -1 × 1 1। तो रिजल्ट क्या आया? 5i और ये क्या हुआ? -j और +3k। ये जो वेक्टर आया, ये ऐसा वेक्टर आ गया है जो a के भी परपेंडिकुलर है और b के परपेंडिकुलर है, लेकिन आपको क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। तो ये क्या होगा? a क्रॉस प्रोडक्ट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस प्रोडक्ट। और ये क्या आएगा? 5i -j +3k अपॉन √। क्या होगा? 5 का स्क्वायर 25 प्लस -1 का स्क्वायर +1 और +3 का स्क्वायर क्या? 9। यही आंसर हो जाएगा। ये जो आएगा यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। दिस विल बी द वेक्टर विच विल बी नॉर्मल टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल्स लिखता जा रहा हूं और 1 बाय 1 डिस्कस करता जा रहा हूं। सबसे पहले एक न्यूमेरिकल मैं दे रहा हूं आपको, सिंपल पिछला ही बता रहा हूं। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स, क्या? If magnitude of the resultant of 2 vectors which are also equal in magnitude, also equal in magnitude, is equal to magnitude of either vector। क्या? if magnitude of the resultant of 2 vectors which are also equal in magnitude is equal to magnitude of either vector, find angle between the 2 वेक्टर्स। यानी कोई 2 वेक्टर्स हैं, वे मैग्नीट्यूड में क्या है? इक्वल हैं, और उनका रिजल्टेंट भी क्या है? उन्हीं के किसी एक के बराबर है। एक के बराबर है, दूसरे के बराबर हो। यानी कुल मिलाके कि अगर लॉ ऑफ ट्रायंगल अप्लाई करें तो दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, और ये क्या है? रिजल्टेंट। एक तो इसका तरीका कंपटीशन में अगर आप करेंगे तो इस तरह से करेंगे कि ए और बी, ए को प्रोड्यूस करिए तो ए और बी के बीच एंगल ये है,
और अगर तीनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी क्या हुआ कि ये एंगल जो होगा वो 60 डिग्री ही होगा, तो ये एंगल कितना होगा 120 डिग्री होगा, तो इसका आंसर थीटा सीधा आ गया क्या 120 डिग्री। एक तो ये है कि कंपटीशन में तो आप ऐसे ही करेंगे, लेकिन अगर आपको 11th के भी जो बच्चे देख रहे हो वे इस तरह से ना करें, उनके लिए हम ये कंडीशन दे रहे हैं कि आपको दिया गया है r = a क्या दिया है b, और आपको पता है कि r² = a² प्लस क्या b² प्लस 2ab cos थीटा। तो r² को भी आप a² लिखेंगे एंड दिस इज आल्सो a² प्लस a², क्योंकि तीनों बराबर हैं, और प्लस 2a इंटू a cos थीटा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका cos थीटा क्या आएगा -1/2, जो कि cos 120 की वैल्यू होती है, तो थीटा इससे आ जाएगा 120 डिग्री। थीटा क्या आ जाएगा इससे? तो याद रखें कि एक तो न्यूमेरिकल मैंने ये दिया है, दूसरा एक और न्यूमेरिकल दे रहा हूं, आप लोग करने की कोशिश करें, जो कि ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है। If resultant of two vector quantities p vector and q vector is r vector, क्या? If resultant of two vectors quantity p vector and q vector is r vector, that is r vector is equal to p vector plus q vector. When magnitude of q is made 2 times the initial value, the magnitude या the new resultant is found to be perpendicular to p vector. The new resultant r dash vector is found to be perpendicular to vector, then magnitude of r vector will be, फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है p, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है q, थर्ड ऑप्शन दिया है p प्लस q, और फोर्थ ऑप्शन दिया है √p² प्लस q²। इनमें से कोई एक ही सही है, एक बार ट्राई करें। मैं बता देता हूं। इसमें क्या है कि r वेक्टर p प्लस q के बराबर है और r का मैग्नीट्यूड आपसे पूछा गया है। ये जो मैग्नीट्यूड पूछा गया है ये r का पूछा गया है। दिया क्या है यहाँ r डैश वेक्टर जो है वो क्या है p प्लस 2q वेक्टर है। q के मैग्नीट्यूड को डबल कर दिया गया है तो वो r डैश वेक्टर, लेकिन साथ में इन्होंने ये दिया है कि r डैश जो है वो p के परपेंडिकुलर है। मान लीजिए कि ये p वेक्टर है, ये q वेक्टर है,
तो आप समझ सकते हैं ये क्या है p वेक्टर, ये क्या है q वेक्टर और ये क्या है r वेक्टर। याद रखिएगा ये जो हम बता रहे हैं यही मेथड जरूरी नहीं शॉर्टेस्ट। हम यहाँ आपको एप्लीकेशन ये बताना चाह रहे हैं कि किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाए तो वेक्टर अनचेंज रहता है। हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल दिए हैं, इसके तरीके डिफरेंट हो सकते हैं, सोल्यूशन कोई जरूरी नहीं है मेरा फॉलो करें। अभी यहाँ हमने प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है। अगला जो r डैश वेक्टर इन्होंने दे रखा है वो इन्होंने ये कहा है कि यहाँ q की जगह क्या है, तो यहाँ हम ये बताना चाहते हैं अगर ये q है तो जो 2q वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड तो डबल हो जाएगा, यानी लेंथ डबल हो जाएगी लेकिन डायरेक्शन वही रहेगी। यानी कि ये 2q वेक्टर हमने लिया और इसको ये मिला दिया, दिस इज द r डैश, क्योंकि इन्होंने कहा है क्या r डैश वेक्टर जो है वो क्या है p वेक्टर के परपेंडिकुलर है। और यहाँ r डैश है क्या, r डैश इज p वेक्टर प्लस 2q वेक्टर और r वेक्टर क्या है p वेक्टर प्लस q वेक्टर। आपको मैग्नीट्यूड r का बताना है, लेकिन आप याद रखें कि अगर हम ये कहें कि ये एंगल थीटा है तो यहां पर ये एंगल भी क्या रहेगा, थीटा ही होगा। और जो अल्फा हमने दो वेक्टर्स के लिए बताया था, जो अल्फा बताया था वो क्या है यहाँ 90 डिग्री है। और अगर कोई दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं और रिजल्टेंट का एंगल अल्फा है, रिजल्टेंट ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो आपको पता है tan अल्फा क्या होता है b sin थीटा अपॉन a प्लस। तो यहां क्या होगा, यहां tan अल्फा माने tan 90 डिग्री होगा। क्या tan 90 जो लिखेंगे वो क्या होगा b का मतलब 2q sin थीटा अपॉन क्या a मतलब क्या p। ये अप्लाई कर sin 90 हो जाएगा क्या sin 90 अपॉन cos 90 और ये क्या हो जाएगा 2q sin थीटा अपॉन क्या p प्लस 2q cos थीटा। इसे हम स्केलर प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं, अगली क्लास है में उसको भी देखना, क्योंकि अब क्वेश्चन में शुरुआत से कर रहा हूं 1 बाई 1, क्योंकि वेक्टर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए। यहां पर p प्लस 2q cos थीटा जो होगा वो वैल्यू क्या आएगी 0, दिस इंटू दिस 0 इंटू दिस 0। आप देख सकते हैं इससे 2q cos थीटा क्या आ जाएगा 0 सॉरी माइनस p। आप जानते हैं जो निकालना है क्या r स्क्वायर निकालना है वो क्या है होगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। जिससे r स्क्वायर हमें निकालना ही है और p स्क्वायर एज इट इज रहने देते हैं, q स्क्वायर रहने देते हैं, प्लस याद रखिएगा 2q cos थीटा 2 और q cos थीटा ये किसके बराबर है माइनस p। तो ये क्या हो जाएगा r स्क्वायर विल बी p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो इसका मतलब p स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, r की वैल्यू क्या आ जाएगी q आ जाएगी, यानी आपका सेकेंड ऑप्शन से। ये स्केलर प्रोडक्ट से भी किया जा सकता है। अभी हम पहले हम लार्ज ट्रायंगल पर बात करेंगे। स्केलर प्रोडक्ट से थोड़ा जल्दी हो जाता है वैसा नहीं, स्केलर प्रोडक्ट के एप्लीकेशन से भी आ सकता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और मैं अब अगली प्रॉब्लम कराता हूं आपको नेक्स्ट। अगली प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम सेट दिया हुआ है, असाइनमेंट में डाल दूंगा, इसमें भी क्वेश्चन अच्छे दिए हैं। और
क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ तो अच्छा क्वेश्चन है। आउट ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फोर्सेज, आउट ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फोर्सेज, set of forces, the resultant of which cannot be zero, which cannot be zero। सेट दिए हुए हैं, पहला है 10 10 10, दूसरा है 10 10 20, तीसरा है 10 20 20, और चौथा दिया है क्या 10 20 20। इन्होंने ये कहा है, याद रखिएगा क्वेश्चन में उन्होंने ये कई बार क्या होता है, वो पूछ कुछ रहे होते हैं, जल्दबाजी में आप लोग कुछ गलत कर जाते हैं। प्रॉब्लम में इन्होंने ये कहा है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फोर्सेस द रिजल्टेंट ऑफ विच कैन नॉट बी जीरो। थोड़ा ये समझने की कोशिश करिएगा कि अगर दो ट्रायंगल हैं ए, या ये F1 वेक्टर है और ये क्या है F2 वेक्टर है, अगर थर्ड फोर्स इसका रिजल्टेंट है, अगर थर्ड फोर्स क्या है इसका रिजल्टेंट है थर्ड साइड, और उसको अपोजिट लगा दिया है ऐसे, थर्ड फोर्स ये F3 वेक्टर में, तो आप ये देखो कि F1 प्लस F2 प्लस F3 क्या आएगा, यहाँ लॉ ट्रायंगल से these two vector can be represented by the two sides of a triangle। तो थर्ड साइड इन अपोजिट ऑर्डर, माने फर्स्ट के टेल से चलेंगे, तो फर्स्ट के टेल से अगर इधर जाना है तो वो वेक्टर क्या होगा माइनस F3 वेक्टर होगा। क्या होगा, अगर इफ दिस इज F3 है तो गिवन है, तो फिर ये वेक्टर क्या होगा माइनस F3 होगा, और अगर ये माइनस F3 है तो प्लस F3 ये क्या हो जाएगा जीरो। मतलब वहां पर अगर इस तरह से होता F1 F2 और F3 होता, तो F1 F2 F3 का रिजल्टेंट जो था वो क्या आ जाता, जीरो आ जाता। अब आप यहां समझने की कोशिश करिए, ये 10 दिया है और ये 10, और दूसरी बात, दो बातें, आप लॉ ऑफ ट्रायंगल कब अप्लाई करेंगे, जब वेक्टर्स कोलिनियर नहीं होंगे, क्योंकि हमने ये देखा कर रखा है कि थीटा अगर जीरो हो तो आर क्या हो जाता है a प्लस बी, और थीटा क्या था 180 था, तो आर क्या हो जाता था a माइनस बी या b माइनस ए, जैसा भी थे, सो a ग्रेटर देन b है यार। तो जब वेक्टर कोलिनियर होंगे तो आपको लॉ ऑफ ट्रायंगल लगाने की जरूरत नहीं होगी। लॉ ऑफ ट्रायंगल तभी लगाएंगे जब वो कोलिनियर नहीं होंगे और एक ही प्लेन में होंगे। बात को समझिए, तो यहां पर ये क्या था, कोलिनियर अगर नहीं होते तो लॉ ऑफ ट्रायंगल बनता, और ये कंडीशन बनती तो F1 और F2 F3 तीनों का रिजल्टेंट क्या आ जाता, जीरो आ जाता। हमें इस प्रॉब्लम में ये बताना है कि कब ऐसा नहीं हो सकता है, कब ऐसा नहीं हो सकता है। तो कब नहीं हो पाएगा, जब कोलिनियर भी ना हो। अगर कोलिनियर हो तो दोनों के सम या डिफरेंस क्या आ जाए, जीरो आ जाए, सम या डिफरेंस क्या आ जाए, तो फिर हो जाएगा रिजल्टेंट जीरो, क्योंकि यहां तो मैग्नीट्यूड ही दिए हैं। लेकिन यहां जब तीनों 10 10 10 दिए हुए हैं तो ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, आपको सोचना है। एक तो कोलिनियर तो नहीं है, लेकिन ट्रायंगल बन जाएगा, और जब ट्रायंगल बनेगा तो ट्रायंगल भी बनने की कंडीशन ये होती है कि सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो यहां पर 10 प्लस 10 क्या हो गया, दो साइड का 20, और 20 10 से ज्यादा है, कोई भी दो लीजिए, 10 और 10 10 और 10 क्या आ रहा है 20 20 इज ग्रेटर देन 10, कंडीशन इज सेटिस्फाइड।
तो इस केस में 0 हो सकता है, मतलब नेट फोर्स 0 हो सकता है, क्योंकि दो का रिजल्टेंट सम के बराबर हो सकता है। तीसरा देखिए क्या सेकंड केस क्या है, 10 10 और 20 यहां क्या हो जाए, कोलिनियर हो जाए। अगर यहां क्या है, ट्रायंगल तो नहीं बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्यों, 10 + 10 क्या है, 20 हो गया, यानी इस कंडीशन से आ जाएगा। यानी इन दो के बीच अगर एंगल हम 0 रख लें तो 10 और 10 का 20 रिजल्ट आ जाएगा, यानी इन तीनों के मिलने से रिजल्टेंट 0 हो सकता है। हमको वो निकालना है जिसमें 0 नहीं हो सकता। यहां देखिए ये क्या है, 10 20 और 20, तो यहां पर कोलिनियर नहीं करना पड़ेगा, ट्रायंगल बन जाएगा। और ट्रायंगल बनने में 10 + 20 क्या, 30 > 20, 20 + 20 40 > 10, 20 + 10 30 > 20, तो कंडीशन सेटिस्फाइड है, ट्रायंगल बन सकता है। और ट्रायंगल बन सकता है तो तीनों का सम 0 हो सकता है, हो जाएगा। कुछ एंगल हमें ऐसा सिलेक्ट करना पड़ेगा 0 हो जाए। हमें अब ये दिया है थर्ड लास्ट केस में अब 20 + 10 या 20 + 40 10 नहीं हो सकता है, तो कोलिनियरिटी वाली कंडीशन नहीं हो सकती, a + b नहीं हो सकता, और b - a 40 - 20 भी 10 नहीं है, तो ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ ट्रायंगल भी नहीं बन सकता है, क्यों, क्योंकि 20 + 10 क्या है, 30 and 30 is less than 40, यानी टू साइड्स का सम क्या है, 3rd से कम आ गया। इसका मतलब ट्रायंगल भी नहीं बन सकता है, कोलिनियरिटी भी नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब यही वो केस होगा जिसमें वो कह रहे हैं कब जो है रिजल्टेंट 0 नहीं मिलेगा, आउट ऑफ द सेट ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ व्हिच कैन नॉट बी 0। तो आपका आंसर यहाँ क्या होगा, कुछ बात समझ में, एक और न्यूमेरिकल दे रहे हैं, समझ में आ गया है, नोट कर लेना। हम यह क्वेश्चन इस तरह से दे रहे हैं कि if two forces of magnitude 30 Newton and 50 Newton are acting on a body, क्या if two forces of magnitude 30 Newton and 50 Newton are acting on a body, then their resultant may be, पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन ये है 90 न्यूटन, और सेकंड ऑप्शन क्या है 15 न्यूटन, थर्ड ऑप्शन क्या है 40 न्यूटन, और लास्ट ऑप्शन क्या है 85 न्यूटन। इनमें से कोई एक ही ऑप्शन सही है, क्या बता सकते हैं, क्या बता, कौन सा होगा, थर्ड ही सही है। ये क्यों, क्योंकि 90 न्यूटन क्या है 50 और प्लस 30 यानी क्या है 80 न्यूटन है, यानी इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो अगर आर वेक्टर a प्लस बी है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो a प्लस बी है, और मिनिमम क्या है, तो मैक्सिमम 80 से ज्यादा नहीं हो सकता, और मिनिमम 50 - 30 यानी 20 से कम नहीं हो सकता।
20 और 80 के बीच में होगा, और 20 और 80 के बीच में 40 न्यूटन आता है, 15 भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये